इमेजिन कीजिए एक इंटरनेशनल न्यूज वायर सर्विस जो ग्लोबल स्केल पर काम कर रही है। सेंट्रल हेडक्वार्टर्स यानी मास्टर एडिटोरियल ब्यूरो में एडिटर्स ब्रेकिंग स्टोरीज रिसीव करते हैं, सोर्सेज को वेट करते हैं और फाइनल ड्राफ्ट्स को न्यूज के अथॉरिटेटिव ग्लोबल लेजर में कमिट करते हैं। हालांकि टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और सिडनी में फैले मिलियंस ऑफ रीडर्स जब भी कोई बुलेटिन पढ़ना चाहें तो वे सभी रियल टाइम में सेंट्रल एडिटोरियल डेस्क को पिंग नहीं कर सकते। लेटेंसी बहुत ज़्यादा और तकलीफदेह होगी और सिडनी और सेंट्रल ब्यूरो के बीच नेटवर्क फेलियर होने पर पूरे कॉन्टिनेंट के पास न्यूज़ नहीं पहुंचेगी। इसे सॉल्व करने के लिए न्यूज़ वायर सर्विस रीजनल प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हब्स डिप्लॉय करती है। जैसे ही मास्टर एडिटोरियल ब्यूरो में कोई स्टोरी फाइनलाइज होती है, इसे हाई स्पीड टेलीग्राफ लाइंस के जरिए रीजनल हब्स तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है। टोक्यो के लोकल रीडर्स अपना मॉर्निंग पेपर सीधे टोक्यो हब से ही फेच कर लेते हैं। अपडेट्स सेंटर से बाहर की तरफ कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहते हैं, जिससे दुनिया इन्फॉर्म्ड रहती है और रीजनल रीडर्स सेंट्रल आउटेजेस और ट्रांसमिशन डिलेज से बचे रहते हैं। ये रियल वर्ल्ड पब्लिशिंग नेटवर्क डेटाबेस रेप्लिकेशन और हाई अवेलेबिलिटी यानी HA के फंडामेंटल आर्किटेक्चर को मिरर करता है। मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी DBMS में सिंगल सर्वर रैक में मौजूद सिर्फ एक सिंगल डेटाबेस सर्वर पर डिपेंड रहना एक कैटास्ट्रॉफिक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यानी SPOF क्रिएट करता है। अगर वह अकेला डिस्क कंट्रोलर फेल हो जाता है या डेटा सेंटर की पावर चली जाती है तो पूरी एंटरप्राइज रुक जाती है। डेटाबेस रेप्लिकेशन वह टेक्नोलॉजी है जो एक डेटाबेस नोड से नेटवर्क के जरिए डेटा को वन या उससे ज्यादा रिमोट नोड्स पर कॉपी और डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे रिडंडेंट कॉपीज बनती हैं जो अनइंटरप्टेड ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी और ग्लोबल स्केलेबिलिटी एश्योर करती हैं। सेक्शन ब्रेक, टोपोलॉजीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, प्राइमरी रेप्लिका वर्सेस मल्टी प्राइमरी। नेटवर्क वायर पर बिट्स कैसे ट्रैवल करते हैं, इसे एनालाइज करने से पहले हमें यह देखना होगा कि मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स डेटा को राइट और मॉडिफाई करने की अथॉरिटी को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चरल टोपोलॉजी यह तय करती है कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रूट किया जाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल किया जाता है। यह डायग्राम डेटाबेस रेप्लिकेशन टोपोलॉजीज को दिखाता है, जिसमें एक सिंगल प्राइमरी मास्टर रिप्लिका सेटअप, जहां रीड ओनली रिप्लिकास एक सिंगल राइट प्राइमरी नोड से राइट अहेड लॉग स्ट्रीम्स के जरिए अपडेट्स रिसीव करते हैं। उसकी तुलना एक मल्टी प्राइमरी मास्टर आर्किटेक्चर से की गई है, जहां दोनों नोड्स बायडायरेक्शनल रेप्लिकेशन का यूज करके सिंक्रोनाइजेशन बनाए रखते हुए इंडिपेंडेंटली रीड्स और राइट्स को प्रोसेस करते हैं। सिंगल प्राइमरी मास्टर रेप्लिका या प्राइमरी स्टैंड बाय आर्किटेक्चर सबसे कॉमन डिप्लॉयमेंट मॉडल सिंगल प्राइमरी रेप्लिकेशन है, जिसे हिस्टोरिकली मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर कहा जाता था। इस टोपोलॉजी में प्राइमरी नोड के पास सोल राइट अथॉरिटी होती है। सारे डेटा डेफिनेशन चेंजेस जैसे क्रिएट, अल्टर और डेटा मॉडिफिकेशन क्वेरीज जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सिर्फ प्राइमरी पर ही एग्जीक्यूट होने चाहिए। रेप्लिका नोड्स प्राइमरी के डेटा सेट की रीड ओनली कॉपीज मेंटेन करते हैं। रेप्लिका कंटिन्यूअसली प्राइमरी से स्ट्रीम होने वाले स्टेट चेंजेस को इंजेस्ट करते हैं और उन अपडेट्स को अपने लोकल स्टोरेज इंजनों पर अप्लाई करते हैं। वर्कलोड स्केलिंग मैकेनिक्स, सिंगल प्राइमरी आर्किटेक्चर रीड हैवी एप्लीकेशन वर्कलोड्स के लिए कस्टम टेलर्ड होता है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कंसीडर कीजिए, जहां रीड क्वेरीज जैसे पोस्ट देखना, प्रोडक्ट कैटलॉग ब्राउज करना और राइट क्वेरीज जैसे पोस्ट बनाना, ऑर्डर प्लेस करना का रेशियो अक्सर 100:1 या 1000:1 होता है। सारे राइट्स को प्राइमरी की तरफ डायरेक्ट करते हुए और रीड ट्रैफिक को टेंस या हंड्रेड्स ऑफ रीड रेप्लिका के फार्म पर डिस्ट्रीब्यूट करके डेटाबेस आर्किटेक्ट्स रीड थ्रूपुट को लीनियरली स्केल कर सकते हैं। अगर रीड लोड स्पाइक करता है तो ऑपरेशंस टीम ऑनगोइंग ऑपरेशंस को बिना इंटरप्ट किए सिंपली एडिशनल रीड रेप्लिका प्रोविजन कर लेती है। हाउएवर, सिंगल प्राइमरी रेप्लिकेशन एक हार्ड आर्किटेक्चरल सीलिंग प्रेजेंट करता है, राइट थ्रूपुट स्केलेबिलिटी, क्योंकि हर म्यूटेटिंग ट्रांजैक्शन को सिंगल प्राइमरी नोड के ट्रांजैक्शन सबसिस्टम से गुजरना होता है। राइट कैपेसिटी उस सिंगल मशीन की कंप्यूट, मेमोरी और आई या ओ कैपेसिटी तक ही बाउंडेड रहती है। मल्टी प्राइमरी मास्टर या एक्टिव आर्किटेक्चर, जब कोई एंटरप्राइज जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड डेटा सेंटर्स में हाई राइट थ्रूपुट की डिमांड करता है या पूरा कॉन्टिनेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफलाइन जाने पर भी जीरो डाउन टाइम राइट्स रिक्वायर करता है, तो आर्किटेक्ट्स मल्टी प्राइमरी रेप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं।
एक मल्टी प्राइमरी टोपोलॉजी में पूरे क्लस्टर में मल्टीपल नोड्स के पास एक साथ साथ रीड और राइट अथॉरिटी होती है। यूरोप में प्राइमरी नोड ए द्वारा एक्सेप्ट किया गया एक राइट ट्रांजैक्शन नॉर्थ अमेरिका में प्राइमरी नोड बी में एसिंक्रोनसली या सिंक्रोनसली रेप्लिकेट होता है और वाइस वर्सा। राइट कॉन्फ्लिक्ट्स की चुनौती। हालांकि मल्टी प्राइमरी सिस्टम्स मल्टी रीजन राइट स्केलेबिलिटी को अनलॉक करते हैं, लेकिन वे गंभीर आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं, जैसे डेटा इनवैलिडेशन और राइट कॉन्फ्लिक्ट्स। इमेजिन कीजिए कि टू डिफरेंट प्राइमरी नोड्स पर एक ही सटीक डेटाबेस रो को एक साथ मॉडिफाई कर रहे हैं। लंदन में यूजर एक्स टाइम स्टैम्प 12:00:00.001 पर प्राइमरी ए पर बैलेंस को $100 पर अपडेट करता है। न्यूयॉर्क में यूजर वाई टाइम स्टैम्प 12:00:00.002 पर प्राइमरी बी पर उसी बैलेंस को $150 पर अपडेट करता है। क्योंकि ओशंस के पार नेटवर्क प्रोपेगेशन में टेंस या हंड्रेड्स ऑफ मिलीसेकंड्स लगते हैं, इसलिए दोनों प्राइमरीज अपोजिंग राइट के बारे में जाने बिना अपने लोकल राइट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब अपडेट्स इवेंचुअली अटलांटिक क्रॉस करते हैं तो डेटाबेस को कॉन्करेंसी कोलिजन का सामना करना पड़ता है। मॉडर्न मल्टी प्राइमरी इंजिन्स एक्सप्लिसिट कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन स्ट्रेटेजीज का यूज करके इन्हें रिसॉल्व करते हैं। लास्ट राइट विंस LWW नोड न्यूएस्ट अपडेट को पिक करने और ओल्डर वन को डिस्कार्ड करने के लिए वॉल क्लॉक टाइम स्टैम्प्स का यूज करता है। कैविएट सर्वर्स के बीच वॉल क्लॉक ड्रिफ्ट NTP सिंक्रोनाइजेशन के बावजूद साइलेंट और इनकरेक्ट डेटा लॉस की वजह बन सकता है। कॉन्फ्लिक्ट फ्री रेप्लिकेटेड डेटा टाइप्स RDTAs स्पेशलिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे मोनोटोनिक काउंटर्स या ग्रो ओनली सेट्स मैथमेटिकली स्टेट ट्रांजिशंस को इस तरह डिजाइन करते हैं कि ऑपरेशंस एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, जो अराइवल ऑर्डर के बावजूद इवेंचुअल कन्वर्जेंस की गारंटी देता है। मल्टीवर्जन कॉन्करेंसी रिसोल्यूशन या कस्टम कॉलबैक्स DBEMS दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स को प्रिजर्व करता है और रिसोल्यूशन लॉजिक को एप्लीकेशन कोड या यूजर डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर तक पुश कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से मल्टी प्राइमरी रेप्लिकेशन को आमतौर पर स्पेशलाइज्ड वर्कलोड्स के लिए ही रिजर्व रखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट्स या टेलीमेट्री इंजेक्शन, जहां स्टेट ऑपरेशंस को नेचुरली कम्यूट करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक 2 डेटा सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिक्स स्ट्रीमिंग द राइट अहेड लॉग। ये समझने के लिए कि चेंजेस एक प्राइमरी नोड से रेप्लिका तक कैसे ट्रैवल करते हैं, हमें डेटाबेस स्टोरेज इंजनों की इंटरनल मैकेनिक्स पर वापस जाना होगा। सब टॉपिक 7.3 में हमने एस्टैब्लिश किया था कि एक रिलेशनल DBMS राइट अहेड लॉग यानी WAL, जिसे रीडू लॉग भी कहा जाता है, उसके जरिए ड्यूरेबिलिटी और एटॉमिसिटी की गारंटी देता है। किसी भी मॉडिफाइड बफर पूल पेज को डिस्क पर राइट करने से पहले उसका करस्पॉन्डिंग बाइट लेवल म्यूटेशन रिकॉर्ड परसिस्टेंट स्टोरेज पर WAL में सीक्वेंशियली अपेंड कर दिया जाता है। रेप्लिकेशन इसी एग्जैक्ट मैकेनिज्म का फायदा उठाता है। रेप्लिका पर हाई लेवल SQL क्वेरीज जैसे अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस 10 को बार बार रिपार्स और री एग्जीक्यूट करने के बजाय, जो नाउ या रैंड जैसे फंक्शंस के कारण नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती हैं, प्राइमरी अपने रॉ या लॉजिकल WAL रिकॉर्ड्स को एक TCP सॉकेट कनेक्शन के जरिए सीधे रेप्लिका को स्ट्रीम कर देता है। यह डायग्राम एक प्राइमरी डेटाबेस नोड और रेप्लिका नोड के बीच फिजिकल राइट अहेड लॉग शिपिंग रेप्लिकेशन को दिखाता है। प्राइमरी नोड पर एक ट्रांजैक्शन बफर पूल में लिखता है और एक लोकल राइट अहेड लॉग फाइल में चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। लॉग एंट्रीज एक नेटवर्क सॉकेट के जरिए रेप्लिका नोड पर स्ट्रीम होती हैं, जो लॉग फाइल को रिसीव करता है और अपने बफर पूल में चेंजेस अप्लाई करता है। WAL जनरेशन प्राइमरी हर लॉग रिकॉर्ड को एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लॉग सीक्वेंस नंबर यानी LSN असाइन करता है और इसे अपने लोकल WAL बफर में अपेंड करता है। लॉग शिपिंग एक डेडिकेटेड रेप्लिकेशन बैकग्राउंड प्रोसेस प्राइमरी के WAL से LSN बाइट स्ट्रीम्स को रीड करता है और उन्हें एनक्रिप्टेड नेटवर्क चैनल्स के जरिए रेप्लिका तक स्ट्रीम करता है। रीडू एग्जीक्यूशन रेप्लिका आने वाले LSN स्ट्रीम को अपने लोकल रिले लॉग में राइट करता है। रेप्लिका पर मौजूद एक बैकग्राउंड वर्कर थ्रेड इन LSN को रीड करता है और फिजिकल या लॉजिकल बदलावों को सीधे रेप्लिका बफर पूल और डेटा फाइल्स में अप्लाई करता है, जो प्राइमरी के स्टेट ट्रांजिशंस को मिरर करता है। किसी डेटाबेस आर्किटेक्ट के लिए सबसे क्रिटिकल डिसीजन यह तय करना होता है कि प्राइमरी कब किसी ट्रांजैक्शन को क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए सक्सेसफुली कमिटेड कंफर्म करता है।
ये चॉइस एब्सोल्यूट डेटा इंटीग्रिटी और सिस्टम परफॉर्मेंस के बीच के ट्रेड ऑफ को तय करती है। सेक्शन ब्रेक 3 सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन, द स्पीड वर्सेस सेफ्टी स्पेक्ट्रम। यह डायग्राम सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डेटाबेस रेप्लिकेशन पैटर्न्स के बीच के आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस को दिखाता है। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन क्लाइंट को सक्सेस एक्नॉलेज करने से पहले रेप्लिका नोड से अहेड लॉग कन्फर्मेशन मांगकर जीरो रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव के साथ डेटा सेफ्टी को प्रायोरिटी देता है, जिससे हायर लेटेंसी के साथ परफॉर्मेंस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। इसके उल्ट असिंक्रोनस रेप्लिकेशन लोकली फ्लश करने के तुरंत बाद क्लाइंट राइट्स को कन्फर्म करके लो लेटेंसी के लिए ऑप्टिमाइज करता है, जबकि लेगिंग रेप्लिकेशन अपडेट्स बाद में अप्लाई किए जाते हैं, जिससे अगर प्राइमरी नोड क्रैश हो जाए तो डेटा लॉस का रिस्क रहता है। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन लेटेंसी की कीमत पर एब्सोल्यूट ड्यूरेबिलिटी। सिंक्रोनस रेप्लिकेशन में किसी ट्रांजैक्शन को एप्लीकेशन क्लाइंट को तब तक सक्सेसफुली कमिटेड रिपोर्ट नहीं किया जाता है जब तक कि प्राइमरी को यह कन्फर्मेशन ना मिल जाए कि जनरेट हुए WAL रिकॉर्ड्स रेप्लिका द्वारा रिसीव कर लिए गए हैं और डिस्क पर सेफली राइट कर दिए गए हैं। द ऑपरेशनल स्टेप्स 1 क्लाइंट प्राइमरी को कमिट इश्यू करता है। 2 प्राइमरी ट्रांजैक्शन के फाइनल WAL लॉग रिकॉर्ड को लोकली राइट करता है। 3 प्राइमरी नेटवर्क के जरिए WAL लॉग रिकॉर्ड्स को सिंक्रोनस रेप्लिका तक ट्रांसमिट करता है। 4 रेप्लिका WAL स्ट्रीम रिसीव करता है, इसे अपनी लोकल WAL डिस्क पर राइट यानी फ्लश करता है और प्राइमरी को वापस नेटवर्क AK यानी एक्नॉलेजमेंट भेजता है। 5 AK रिसीव होने पर प्राइमरी अपने ट्रांजैक्शन मैनेजर में कमिट को फाइनलाइज करता है और क्लाइंट एप्लीकेशन को सक्सेस स्टेटस रिटर्न करता है। एडवांटेज और ट्रेड ऑफ 0 डेटा लॉस, RPO इक्वल्स 0, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव यानी RPO घटकर 0 हो जाता है। अगर क्लाइंट को रिप्लाई देने के तुरंत बाद प्राइमरी नोड फिजिकली एक्सप्लोड भी हो जाता है तो भी इस बात की गारंटी होती है कि ट्रांजैक्शन सिंक्रोनस रेप्लिका पर सेफली मौजूद रहेगा। लेटेंसी पेनाल्टी अब हर सिंगल ट्रांजैक्शन का राइट रिस्पांस टाइम प्राइमरी और रेप्लिका के बीच नेटवर्क राउंड ट्रिप टाइम यानी RTT प्लस रेप्लिका के डिस्क IO टाइम से बंध जाता है। अगर क्रॉस डेटा सेंटर लेटेंसी 50 मिलीसेकंड्स है तो आपकी एप्लीकेशन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम राइट थ्रूपुट पर थ्रेड घटकर सिर्फ 20 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड रह जाता है। अवेलेबिलिटी वुल्नरेबिलिटी अगर प्राइमरी और उसके इकलौते सिंक्रोनस रेप्लिका के बीच नेटवर्क लिंक ड्रॉप हो जाता है या रेप्लिका क्रैश हो जाता है तो प्राइमरी सभी इनकमिंग राइट ऑपरेशंस को ब्लॉक कर देता है। एब्सोल्यूट डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए पूरा सिस्टम राइट करना रोक देता है। असिंक्रोनस रेप्लिकेशन लैग के रिस्क पर मैक्सिमम थ्रूपुट। असिंक्रोनस रेप्लिकेशन में प्राइमरी ट्रांजैक्शन को अपने लोकल WAL में राइट करता है, इसे लोकल डिस्क पर फ्लश करता है, क्लाइंट को तुरंत सक्सेस स्टेटस रिटर्न करता है और बैकग्राउंड में रेप्लिकाज को लॉग रिकॉर्ड असिंक्रोनसली स्ट्रीम करता है। एडवांटेज और ट्रेड ऑफ मिनिमल राइट लेटेंसी, राइट परफॉर्मेंस नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड से पूरी तरह से डीकपल्ड होती है। ट्रांजैक्शन लेटेंसी कम ही रहती है, चाहे रेप्लिकाज पास वाले कमरे में हो या दुनिया के किसी दूसरे कोने में। राइट्स के लिए हाई अवेलेबिलिटी, अगर सारे रेप्लिकाज क्रैश हो जाएं या नेटवर्क लिंक्स टूट जाएं तब भी प्राइमरी बिना किसी रुकावट के राइट ट्रांजैक्शंस सर्व करता रहता है। डेटा लॉस का रिस्क RPO ग्रेटर देन 0, अगर प्राइमरी मशीन में अचानक कोई बड़ा फेलियर आ जाता है, जैसे अचानक मदरबोर्ड क्रैश होना या पावर फेलियर, तो कोई भी लॉग एंट्रीज जो प्राइमरी पर कमिट हो गई थीं लेकिन अभी तक नेटवर्क वायर के जरिए शिप नहीं हुई थी, वे परमानेंटली लॉस हो जाती हैं। रेप्लिकेशन लैग और स्टेल रीड्स, असिंक्रोनस रेप्लिकेशन प्राइमरी पर राइट कंप्लीट होने और रेप्लिका पर उसके रिफ्लेक्ट होने के बीच एक टेम्पोरल डिले ला देता है। इस ऑपरेशनल डिले को रेप्लिकेशन लैग कहा जाता है। लैग को कंकरेंसी एनोमलीज से कनेक्ट करना। सब टॉपिक 6.1 रेप्लिकेशन लैग सीवियर रीड एनोमलीज इंड्यूस करके एप्लीकेशन लॉजिक को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। सब टॉपिक 6.1 में हमने आइसोलेशन लेवल्स और रीड फिनोमिना जैसे नॉन रिपीटेबल रीड्स और डर्टी रीड्स को एग्जामिन किया था। असिंक्रोनस रेप्लिकेशन एक आर्किटेक्चर लेवल एनोमली इंट्रोड्यूस करता है जिसे स्टेल रीड या रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी की कमी के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए एक यूजर अपनी प्रोफाइल बायोग्राफी को स्टूडेंट से डेटाबेस आर्किटेक्ट में अपडेट करता है। T1 पर अपडेट क्वेरी प्राइमरी नोड पर पहुंचती है। प्राइमरी इस ट्रांजैक्शन को कमिट करता है
और तुरंत यूजर के ब्राउजर को सक्सेस का मैसेज भेज देता है। T2 पर यूजर का पेज ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। लोड बैलेंस करने के लिए प्रोफाइल डेटा के लिए ब्राउजर की HTTP गेट रिक्वेस्ट को रीड रेप्लिका बी की तरफ रूट कर दिया जाता है। नेटवर्क कंजेशन की वजह से रेप्लिका बी में अभी 500 मिलीसेकंड्स का रेप्लिकेशन लैग चल रहा है। इसने T1 पर जनरेट हुए वाल रिकॉर्ड को अभी अप्लाई नहीं किया है। रेप्लिका भी अपने लोकल मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल MVECC स्नैपशॉट का यूज करके रीड को एग्जीक्यूट करता है और पुरानी वैल्यू स्टूडेंट ही रिटर्न कर देता है। यूजर को ऐसा लगता है मानो उनका अपडेट अचानक इरेज हो गया हो या रोल बैक हो गया हो। इस अनोमली को कम करने के लिए मॉडर्न आर्किटेक्चर कॉजल कंसिस्टेंसी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी राइट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद एक निश्चित समय जैसे 5 सेकंड्स के लिए यूजर के ब्राउजर सेशन को सिर्फ प्राइमरी नोड से रीड करने के लिए फोर्स करना, या क्लाइंट सेशन स्टेट में ट्रांजैक्शन के LSN टोकन को एम्बेड कर देना ताकि ये श्योर हो सके कि क्वेरीज सिर्फ उन्हीं रेप्लिकाज पर रूट हों जो उस LSN तक पहुंच चुके हैं। सेमी सिंक्रोनस रेप्लिकेशन एक हाइब्रिड कॉम्प्रोमाइज है। परफॉर्मेंस और रिस्क के बीच बैलेंस बनाने के लिए MySQL और PostgreSQL जैसे डेटाबेस इंजन सेमी सिंक्रोनस रेप्लिकेशन ऑफर करते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में प्राइमरी क्लाइंट को सक्सेस रिटर्न करने से पहले कम से कम 1 रेप्लिका से एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। हालांकि वह रेप्लिका बाइट्स को फिजिकल डिस्क में फ्लश करने के खर्चीले ऑपरेशन को करने से पहले ही, जैसे ही लॉग स्ट्रीम को अपने इन मेमोरी नेटवर्क पर या रिले लॉग में रिसीव करता है, तुरंत राइट को एक्नॉलेज कर देता है। अगर नेटवर्क पार्टीशन की वजह से सिंक्रोनस रेप्लिका रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है तो एक कॉन्फ़िगरेबल टाइम आउट थ्रेशोल्ड के बाद प्राइमरी ऑटोमेटिकली खुद को प्योर असिंक्रोनस मोड में डाउनग्रेड कर लेता है ताकि एप्लीकेशन राइट्स लगातार चलते रहें। सेक्शन ब्रेक 4 हाई अवेलेबिलिटी फेलोवर मैकेनिज्म्स और स्प्लिट ब्रेन मिटिगेशंस। हाई अवेलेबिलिटी ब्रैकेट में ए एक ऐसे सिस्टम डिजाइन को रिफर करता है जो हाई लेवल के ऑपरेशनल अपटाइम की गारंटी देता है, जिसे आमतौर पर 449 यानी 99.99% अवेलेबिलिटी का टारगेट दिया जाता है, जो पर ईयर 53 मिनट्स से भी कम के टोटल डाउन टाइम की परमिशन देता है। एक डेटाबेस क्लस्टर में HA अचीव करने के लिए एक ऑटोमेटेड ऑर्केस्ट्रेशन पाइपलाइन की जरूरत होती है जो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के नोड फेलियर्स को तुरंत डिटेक्ट कर सके और टोपोलॉजी को रिकॉन्फ़िगर कर सके। इस प्रोसेस को ऑटोमेटेड फेलोवर कहा जाता है। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम 3 नोड डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर में हाई अवेलेबिलिटी और कोरम कंसेंसस को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक नेटवर्क पार्टीशन ओरिजिनल प्राइमरी नोड को आइसोलेट कर देता है, जबकि नोड्स की मेजॉरिटी को नया प्राइमरी इलेक्ट करने देता है ताकि स्प्लिट ब्रेन सिनेरियोस को प्रिवेंट किया जा सके। द फेलोवर पाइपलाइन। जब एक प्राइमरी नोड क्रैश होता है तो क्लस्टर को 3 प्रिसाइज स्टेप्स एग्जीक्यूट करने होते हैं। फेलियर डिटेक्शन। बचे हुए नोड्स डेडिकेटेड क्लस्टर नेटवर्क चैनल्स पर हार्टबीट्स नाम के छोटे कंट्रोल पैकेट्स लगातार एक्सचेंज करते हैं। अगर कोई नोड कॉन्फ़िगर टाइम थ्रेशोल्ड जैसे कि 5 सेकंड्स तक हार्टबीट्स का रिस्पॉन्स देने में फेल हो जाता है तो उसे डिग्रेडेड या डेड मार्क कर दिया जाता है। लीडर इलेक्शन। बचे हुए हेल्दी नोड्स को नए प्राइमरी के रूप में प्रमोट करने के लिए एक सिंगल रेप्लिका को चुनना होता है। क्लाइंट रीराउटिंग। नेटवर्क राउटिंग लेयर ब्रैकेट में वर्चुअल IPs, ग्लोबल लोड बैलेंसर्स या PG बाउंसर जैसे कनेक्शन पूलर्स को एप्लीकेशन राइट ट्रैफिक को डेड नोड से हटाकर नए चुने गए प्राइमरी की तरफ रिडायरेक्ट करने के लिए अपने रूट्स अपडेट करने होते हैं। लीडर इलेक्शन प्रोटोकॉल्स और कोरम्स। लीडर इलेक्शन को किसी एक आर्बिट्रेरी वर्कर थ्रेड द्वारा हैंडल नहीं किया जा सकता। इसके लिए राफ्ट या पैक्सॉस जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। इलेक्शन को सेफली परफॉर्म करने के लिए सिस्टम कोरम के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर रिलाई करता है। एक कोरम उन वोटिंग नोड्स की मिनिमम संख्या को डिफाइन करता है जो क्लस्टर के लिए अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कोरम साइज n डिवाइडेड बाय 2 के फ्लोर +1 के इक्वल होता है, जहां n क्लस्टर टोपोलॉजी में कॉन्फ़िगर्ड वोटिंग नोड्स का टोटल काउंट है। एक 3 नोड क्लस्टर में एक कोरम के लिए फ्लोर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 +1 इक्वल टू 2 नोड्स की जरूरत होती है। एक 5 नोड क्लस्टर में एक कोरम के लिए फ्लोर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 +1 इक्वल टू 3 नोड्स की जरूरत होती है। क्योंकि एक मेजॉरिटी कोरम के लिए आधे से ज्यादा नोड्स की जरूरत होती है, तो मैथमेटिकली ये इम्पॉसिबल है कि एक ही नेटवर्क टोपोलॉजी में 2 इंडिपेंडेंट मेजॉरिटीज एक साथ बन जाएं। जब एक प्राइमरी फेल होता है तो बाकी रेप्लिकाज उस कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं जिसके पास सबसे अप टू डेट लॉग पोजीशन
और हाईएस्ट अप्लाइड LSN होता है, जिससे फेलोवर के दौरान मिनिमल डेटा लॉस हो। स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो एक आर्किटेक्चरल कैटास्ट्रॉफी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा डेंजर एक नेटवर्क पार्टीशन होता है, जहां सर्वर्स के बीच का फिजिकल कनेक्शन टूट जाता है, फिर भी आइसोलेटेड मशीनों के दोनों सेट्स ऑन और ऑपरेशनल रहते हैं। इससे स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो पैदा होता है। एक 2 नोड क्लस्टर को कंसीडर कीजिए, जिसमें नोड ए प्राइमरी है और नोड बी रेप्लिका है, बिना किसी एक्सप्लिसिट कोरम फेंसिंग के। मान लीजिए नोड ए और नोड बी के बीच की नेटवर्क लाइन टूट जाती है। नोड बी को नोड ए से हार्टबीट्स मिलना बंद हो जाती हैं। नोड बी मान लेता है कि नोड ए क्रैश हो गया है। नोड बी खुद को प्रमोट करके एक प्राइमरी राइट नोड बना लेता है। हालांकि नोड ए अभी भी नॉर्मली चल रहा है, उसे नहीं पता कि नेटवर्क वायर टूट गया है, इसलिए वह लोकल एप्लीकेशन से राइट ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट करना जारी रखता है। स्प्लिट ब्रेन इवेंट। अब नोड ए और नोड बी दोनों इस सोच के साथ अलग अलग और कॉन्फ्लिक्टिंग राइट ट्रांजैक्शंस को एक्टिवली प्रोसेस कर रहे हैं कि वही अकेला वैलिड प्राइमरी नोड है। जब घंटों बाद नेटवर्क पार्टीशन हील होता है, तो डेटाबेस स्टेट सिंपल रिपेयर से परे करप्ट हो चुकी होती है। दोनों नोड्स पूरी तरह से अलग लॉजिकल राइट टाइमलाइंस पर डाइवर्ज हो चुके होते हैं। मिसिंग या ओवररिटन रोज को रिकंसाइल करने के लिए अक्सर ह्यूमन इंटरवेंशन और कस्टम डेटा रिकवरी स्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ती है। फेंसिंग और स्प्लिट ब्रेन मिटिगेशंस। स्प्लिट ब्रेन कैटास्ट्रॉफीज से बचने के लिए प्रोडक्शन हाई अवेलेबिलिटी फ्रेमवर्क्स रिग्रेस आइसोलेशन मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं। कोरम बेस्ड राइट गेटिंग। एक प्राइमरी नोड को लगातार ये कन्फर्म करना होता है कि वह क्लस्टर के मेजॉरिटी कोरम के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। अगर कोई नेटवर्क पार्टीशन प्राइमरी को किसी माइनॉरिटी सेगमेंट में आइसोलेट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल नोड A3 नोड क्लस्टर में सिर्फ खुद को ही देख पा रहा है, तो प्राइमरी खुद ही अपनी राइट परमिशंस रिवोक कर देता है, खुद को रीड ओनली पर डिमोट कर देता है या मेजॉरिटी कोरम रिस्टोर होने तक सारे ट्रांजैक्शंस रिजेक्ट करता है। फेंसिंग टोकन्स। हर बार जब कोई नया प्राइमरी इलेक्ट होता है, तो कंसेंसस क्लस्टर एक इपॉक काउंटर या टर्म नंबर को इंक्रीमेंट करता है और नए लीडर को एक यूनिक फेंसिंग टोकन इश्यू करता है। स्टोरेज एरेज और डाउनस्ट्रीम सर्विसेज किसी भी आइसोलेटेड पुराने प्राइमरी से आने वाली ऐसी राइट रिक्वेस्ट्स को रिजेक्ट कर देंगे जिनमें आउटडेटेड इपॉक टोकन लगा होगा। स्टोनिथ यानी शूट द अदर नोड इन द हेड। हार्डवेयर लेवल HA क्लस्टर्स में जब फेलोवर आर्केस्ट्रेटर ये डिटरमिन करता है कि कोई प्राइमरी नोड अनरिस्पॉन्सिव या आइसोलेट हो गया है, तो वह पुराने प्राइमरी सर्वर रैक की इलेक्ट्रिकल पावर को हार्ड कट करने के लिए इंटेलिजेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स यानी PU या सर्वर मैनेजमेंट इंटरफेसेस यानी IPI या ILO से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। जबरदस्ती पावर कट करके सिस्टम मैथमेटिकली ये गारंटी देता है कि जब नया प्राइमरी टेक ओवर करता है, तब पुराना प्राइमरी डिस्क पर एक भी रोग राइट एग्जीक्यूट न कर सके। समरी ऑफ रेप्लिकेशन आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। हमने जिन आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को एक्सप्लोर किया है, उन्हें कंपेयर करने के लिए फॉलोइंग मैट्रिक्स उनकी कोर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज करती है। यह टेबल कई की फीचर्स के बेसिस पर 3 डेटाबेस रेप्लिकेशन आर्किटेक्चर सिंगल प्राइमरी एसिंक्रोनस, सिंगल प्राइमरी सिंक्रोनस और मल्टी प्राइमरी एक्टिव को कंपेयर करती है। सिंगल प्राइमरी एसिंक्रोनस के लिए प्राइमरी राइट थ्रूपुट हाई होता है, क्योंकि यह नेटवर्क राउंड ट्रिप टाइम से अनबाउंड होता है। नेटवर्क लेटेंसी की वजह से सिंक्रोनस के लिए ये लोअर होता है और हॉरिजॉन्टल राइट स्केलिंग की वजह से मल्टी प्राइमरी के लिए एक्सट्रीमली हाई होता है। रीड रेप्लिकाज ऐड करके ऑल 3 मोड्स में रीड स्केलेबिलिटी एक्सीलेंट रहती है। सिंगल प्राइमरी सिंक्रोनस के लिए डेटा लॉस रिस्क या रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव 0 होता है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट पर राइट्स गारंटीड ड्यूरेबल होते हैं। लेकिन अनशिप्ड राइट अहेड लॉक्स की वजह से एसिंक्रोनस के लिए यह नॉन जीरो होता है और मल्टी प्राइमरी के लिए भी तब नॉन जीरो होता है जब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डेटा ट्रिम करता है। रेप्लिकेशन लैग एनामलीज में एसिंक्रोनस के लिए रेप्लिकाज पर पॉसिबल स्टेल रीड्स, सिंक्रोनस के लिए मिनिमल टू जीरो लैग और मल्टी प्राइमरी के लिए कॉम्प्लेक्स डाइवर्जेंस स्टेट्स शामिल हैं। सिंगल राइटर होने की वजह से दोनों सिंगल प्राइमरी मोड्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अननेसेसरी होता है, जबकि मल्टी प्राइमरी के लिए लास्ट राइट विंस, कॉन्फ्लिक्ट फ्री रेप्लिकेटेड डेटा टाइप्स या कस्टम लॉजिक जैसे मैकेनिज्म्स की जरूरत होती है। फाइनली ओवरऑल सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी एसिंक्रोनस के लिए लो टू मॉडरेट, सिंक्रोनस के लिए मॉडरेट और मल्टी प्राइमरी एक्टिव के लिए हाई टू एक्सट्रीमली हाई तक होती है। लुकिंग अहेड द एक्सपेंडिंग अटैक सरफेस। जैसा कि हमने देखा है,
हाई अवेलेबिलिटी बिल्ड करने के लिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क टोपोलॉजीज पर राइट अहेड लॉग रिकॉर्ड्स को स्ट्रीम करना, रिमोट रीड रेप्लिकास को स्पिन अप करना, कंसेंसस हार्टबीट्स को एग्जीक्यूट करना और डायनामिक गेटवेज पर क्लाइंट ट्रैफिक को रूट करना जरूरी होता है। हालांकि डेटा को एक सिंगल आइसोलेटेड फिजिकल बॉक्स से बाहर निकालना और बाइट स्ट्रीम्स को वाइड एरिया नेटवर्क पर ट्रांसमिट करना सिस्टम के सिक्योरिटी प्रोफाइल को ड्रामेटिकली बदल देता है। हर रेप्लिकेशन नेटवर्क सॉकेट, कंसेंसस पोर्ट और हार्टबीट कनेक्शन अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन, डेटा टेम्परिंग या अनऑथराइज्ड प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट बना देता है। सब टॉपिक 10.5 डेटाबेस सिक्योरिटी, एनक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड टोपोलॉजीज को कैसे फोर्टिफाई किया जाए। हम एग्जामिन करेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर एनक्रिप्शन TLS या MTLS, इन फ्लाइट WAL बाइट स्ट्रीम्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, डिस्क एनक्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूटेड रेप्लिकास में डेटा एट रेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करता है, और ग्रैन्युलर एक्सेस कंट्रोल फ्रेमवर्क्स ये कैसे एश्योर करते हैं कि सिर्फ ऑथराइज्ड एंटिटीज ही ग्लोबल डेटाबेस स्टेट को एक्सेस या ऑल्टर कर सकती हैं।